हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अवनीश यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके खूबसूरत से चैनल इकोर्जा पर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हमने अब तक डिस्कस कर लिया ड्यूवेनर्स ट्रेड के बारे में, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव के बारे में, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मंडलीफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। हमने अब तक देखा कि कैसे न्यूलैंड ने अपना लॉ दिया, फिर और उनसे पहले ड्यूवेनर्स ने अपना कैसे ट्रेड्स दिए, हम उसके बारे में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे मंडलीफ का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कि इन्होंने कैसे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। ये तो आपके सामने ये जो टेबल बनी है ये आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखी होगी। ये जो टेबल है ये है मंडलीफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की टेबल। ये जो टेबल है वही मंडलीफ ने दी थी। ये टेबल का जो फॉर्मेशन है वो मंडलीफ ने किया था। तो अब इसमें एलिमेंट्स कैसे अरेंज्ड हैं, कैसे ग्रुप वाइज कैसे क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं मंडलीफ का लॉ क्या था। जैसे अब तक मैंने लॉ बताया कि जो ड्यूवेनर्स थे उन्होंने किस बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, और जो न्यूलैंड्स आए उन्होंने भी किस बेसिस पे उन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। तो जो मंडलीफ ने भी अब तक न्यूलैंड ने और ड्यूवेनर्स ने क्लासिफाई जिस बेसिस पे किया वो था एटॉमिक मास, और मंडलीफ ने भी जो एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया वो भी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास पे किया। तो इनका लॉ क्या था, पहले इनके लॉ के बारे में समझते हैं। तो इनका लॉ ये था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are the periodic function of their atomic mass। ये मंडलीफ का लॉ था। इन्होंने बताया कि अगर एलिमेंट्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास में अगर हम अरेंज कर देंगे तो उसमें जब उनको एक फिक्स पीरियड के बाद हर एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होंगी एक प्रीवियस एलिमेंट से बिल्कुल सिमिलर होंगी। तो ये इनका लॉ था। तो काफी बार बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द पीरियोडिक लॉ ऑफ मंडलीफ। तो आपको सिर्फ ये लिखे आना है, ये जो मैंने लॉ आपके सामने लिखा है, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जितने भी एलिमेंट हैं उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में अगर हम उनको अरेंज कर देंगे तो एक फिक्स्ड पीरियड के बाद, ये लिखा है ना पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब ये है कि किसी फिक्स पीरियड के बाद उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी किसी अदर एलिमेंट के साथ सिमिलर होने लग जाएंगी। ये इनका लॉ था। तो इन्होंने ये लॉ दिया था। लॉ के बाद अब इनकी टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनकी टेबल में इन्होंने क्या क्या एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया। तो अब देखते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने आपके सामने बनाया है, इसमें इस टेबल में मैंने आपके सामने 8 ग्रुप और 6 पीरियड्स बनाए हैं। आप देख सकते हैं 6 ये पीरियड्स हैं, ये 6 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स आपके सामने मैंने बनाए हैं। ये जो टेबल है आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखी होगी, आप चेक कर सकते हैं। तो ये जो टेबल थी वो मंडलीफ ने दी थी, जिन्होंने उसमें अपनी टेबल के अंदर 8 ग्रुप्स और 6 पीरियड्स को रखा था। 8 ग्रुप्स के अंदर, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, 8 ग्रुप्स के अंदर इन्होंने सब ग्रुप, दो सब ग्रुप बनाए थे। जो लास्ट वाला ग्रुप है 8th ग्रुप, उसमें इन्होंने कोई सब ग्रुप को क्लासीफाई किया नहीं था। लेकिन जो 7 ग्रुप थे हमारे, उसमें उन्होंने सब में 2 सब ग्रुप बनाए थे, ए बी एंड ए बी, ये सब ग्रुप बनाए थे। अब ये क्यों बनाए थे वो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। तो अब जब आप किसी ग्रुप में देखोगे, आप किसी एक ग्रुप में, पर्टिकुलर ग्रुप में आप देखोगे, तो जब कोई एलिमेंट के नीचे जो एलिमेंट आएगा, जैसे हाइड्रोजन के नीचे लिथियम है, लिथियम के नीचे सोडियम के नीचे पोटेशियम, तो किसी एक ग्रुप में अगर डाउनवर्ड जाओगे, किसी एक ग्रुप में ऊपर से नीचे अगर तुम जाओगे, तो उस पीरियड में जितने भी एलिमेंट होंगे उस पीरियड के एलिमेंट की ग्रुप की, उस ग्रुप में जो भी एलिमेंट्स आएंगे, आप नीचे डाउनवर्ड जाओगे
तो उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। तो ये इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में बताया था। तो और ऐसे ही आप किसी भी ग्रुप में चले जाएं, उस ग्रुप में सब ग्रुप में जब आप डाउनवर्ड आओगे तो सबकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर होंगी। जैसे कार्बन की प्रॉपर्टीज सिलिकॉन से सिमिलर थी, और ये तुम्हारी एसएन से टिन से सिमिलर थी, लीड से सिमिलर थी, ये इनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर थी। ऐसे इन्होंने अरेंज किया था। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, जो ए बी सब ग्रुप है इन्होंने इनको क्लासीफाई क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि जो ए ग्रुप में एलिमेंट्स होंगे और जो बी ग्रुप में एलिमेंट होंगे ग्रुप सेम है। अगर इन ग्रुप की किसी एक ग्रुप में अगर सभी एलिमेंट्स को देखूं तो उनकी प्रॉपर्टीज आपस में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगी। लेकिन जो सब ग्रुप बनाने का मतलब ये था कि अगर मैं जैसे हाइड्रोजन और लिथियम को कंपेयर करूं, हाइड्रोजन और लिथियम को कंपेयर करूं तो इनकी दोनों की प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा आपस में सिमिलर होंगी एज कंपेयर टू अगर मैं जैसे पोटेशियम और कॉपर को अगर कंपेयर करूंगा तो उनकी प्रॉपर्टीज इतनी ज़्यादा सिमिलर नहीं होंगी। लेकिन ये सेम ग्रुप में रखने का मतलब ये था कि जैसे कॉपर है और पोटेशियम है, इनकी प्रॉपर्टीज आपस में डिफरेंट नहीं होंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी प्रॉपर्टीज आपस में डिफरेंट होंगी। इसका सिर्फ मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन और लिथियम है, या फिर जैसे मैं सोडियम और पोटेशियम को ले लूँ, सोडियम और पोटेशियम, तो इनकी प्रॉपर्टीज अब खुद आपस में बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगी एज कंपेयर टू पोटेशियम एंड कॉपर। इसलिए इन्होंने सब ग्रुप बनाए। जैसे और किसी ग्रुप में जाके देखूँ मैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया मैग्नीशियम एंड कैल्शियम और कैल्शियम एंड जिंक। अगर मैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के बारे में अगर कंपेयर करूं तो इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगी एज कंपेयर टू कैल्शियम एंड जिंक। इसलिए इन्होंने ये सब ग्रुप बनाए थे। होप आई आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे कि इन्होंने सब ग्रुप बनाने का मतलब क्या था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर किसी पर्टिकुलर ग्रुप में अगर हम डाउनवर्ड जाएंगे और पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर जो सब ग्रुप्स हैं उसमें हम किसी एक सब ग्रुप में डाउनवर्ड जाएंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा सिमिलर होंगी एज कंपेयर टू बी वाले ग्रुप, जो बी वाला सब ग्रुप है उस एलिमेंट्स के कंपेयर। लेकिन उनकी आपस में जैसे, इसका मतलब ये नहीं कि कॉपर की और तुम्हारी पोटेशियम की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होंगी, सिमिलर तो होंगी पर लेकिन बहुत कम सिमिलर होंगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, लिथियम एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। और कैल्शियम और जिंक की आपस में इतनी सिमिलर नहीं होंगी, सिमिलर तो होंगी, इतनी ज़्यादा सिमिलर नहीं होंगी। तो इनका ए बी ग्रुप बनाने का मतलब ये था। अब इन्होंने सिर्फ एटॉमिक मास को मतलब बेस बना के सिर्फ इन्होंने क्लासीफाई नहीं किया था। इन्होंने क्लासीफाई करने के लिए क्या किया था, ये तो मैंने मान लिया आपको वो बता दी कि हाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज इनके एटॉमिक मास पे इन्होंने अपने अरेंज कर दिया था तो प्रॉपर्टी सिमिलर आ गई। लेकिन प्रॉपर्टी सिमिलर इन्होंने मानी कैसे थी, कि इनको कैसे पता चला कि प्रॉपर्टीज आपस में इनकी सिमिलर होंगी। तो मैं आपको अभी बताता हूँ इन्होंने क्या किया था, बताते हैं। जब इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी तब आई थिंक 66 या 65 एलिमेंट नोन थे। तो उस टाइम इन्होंने क्या किया था, सभी एलिमेंट्स को, सुनना ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, सभी एलिमेंट्स को दो कंपाउंड से, कंपाउंड नहीं बल्कि एलिमेंट थे, लेकिन हाइड्रोजन गैस H2 एंड ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस से इन्होंने क्या किया था, हर एलिमेंट को रिएक्ट कराया था। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हर एलिमेंट को इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कार्ड्स बनाए। पहले मान लो एक कार्ड ले लिया इन्होंने, ठीक है, उस कार्ड में इन्होंने मान लो मैं ले रहा हूँ सोडियम लिख लिया, ठीक है, तो सोडियम, और मान लो इन्होंने एक पे ले लिया पोटेशियम, ठीक है, ये कार्ड में मान ले रहा हूँ, इस पे ले लिया पोटेशियम। तो इन्होंने क्या किया था कि सोडियम की रिएक्शन किससे कराई, हाइड्रोजन से। तो इन्होंने क्या देखा कि इनकी जो हाइड्रोजन बननी है वो कैसे बननी है, NaH टाइप की। और जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो वो किस टाइप की बननी है, Na2O टाइप की। आप समझ रहे हैं कि इसकी जो हाइड्राइड है वो NaH टाइप की बननी है, और Na2O ये इनकी ऑक्साइड टाइप बन रही है। सेम उसी तरह जब इन्होंने पोटेशियम की रिएक्शन कराई हाइड्राइड से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, तो इसकी जो हाइड्राइड बनी वो KH बनी, और इसकी ऑक्साइड जो बनी वो बनी K2O। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इन्होंने सब एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए हर एलिमेंट की रिएक्शन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से कराई। फिर उन्होंने देखा कि जो सब एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास, वो किस टाइप की हमारे पास हाइड्राइड और ऑक्साइड बनाएंगे। आप अगर देखेंगे
तो किसी अगर सेम ग्रुप में अब अगर आप जाएंगे, आप अपनी पीरियोडिक टेबल में जो एनसीईआरटी में दे रखी है, जो मंडली की पीरियोडिक टेबल है, उसमें आप देखेंगे कि ऊपर RH2 एंड R2 ये लिखा हुआ है। तो अगर मैं कोई भी मान लो रैंडम ग्रुप उठा लेता हूँ, मान लो मैंने सेकंड ग्रुप उठा लिया, तो इन्होंने इसके लिए बताया कि अगर सेकंड ग्रुप है तो इसकी ऑक्साइड आप देखेंगे एनसीईआरटी में, जो ऑक्साइड बनेगी वो RO टाइप की बनेगी एंड जो हाइड्राइड बनेगी वो RH2 टाइप की बनेगी। ये बन क्यों रही है पहले तो मैं बताऊंगा बाद में, पहले आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर मैं कोई सेकंड ग्रुप से कोई भी एलिमेंट उठा लेता हूँ, मान लो मैग्नीशियम उठा लिया मैंने, तो जब मैग्नीशियम की ऑक्सीजन जब कराऊंगा तो R क्या है, एनी एलिमेंट कोई भी एलिमेंट है। अगर मैं R मैंने मान लिया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की जब रिएक्शन कराऊँ किससे, ऑक्सीजन से, O2 से, तो क्या बनेगा, मैंने बताया ना ये किस टाइप की ऑक्साइड बनाएगा, RO टाइप की। तो ये जो बनाएगा वो बनाएगा AmGO। ऐसे ही आप अगर और किसी ग्रुप में देखेंगे, जैसे मैं मान लूँ, नहीं पहले इसके हाइड्राइड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर जब इसकी मैं मैग्नीशियम की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराऊंगा तो ये क्या बनेगा कि AmGH2 टाइप की हाइड्राइड बनाएगा। तो ये तो इसकी हाइड्राइड होगी, ये इसकी ऑक्साइड होगी। तो मैंने बताया कि ये जो ऑक्साइड है वो RO टाइप की बनाएगा और हाइड्राइड है वो RH2 टाइप की बनाएगा, ये जो मैं आपके सामने रिएक्शन करके बताई है। ऐसे ही मैं कोई भी रैंडम ग्रुप ले लूँ, आप चेक करना अपनी एनसीईआरटी में जो भी दे रखा हो कि इसकी जो है वो RH एंड R2O दे रखा होगा। ऐसे ही सिमिलर सेकंड ग्रुप की इन्होंने ऑक्साइड जो होगी वो RO टाइप की दे रखी होगी और जो हाइड्राइड होगी वो RH2 टाइप की दे रखी होगी। ऐसे ही आप अगर नेक्स्ट ग्रुप में बढ़ते जाएंगे तो वो ऐसे ही आपको दे रखी होंगी। तो सपोज दैट अगर मान लो मैंने फिफ्थ ग्रुप ले लिया, ठीक है, मैं आपके सामने फिफ्थ ग्रुप ले रहा हूँ, तो फिफ्थ ग्रुप की जो हाइड्राइड होगी वो कुछ RH3 एंड जो ऑक्साइड होगी वो R2O3 टाइप की हाइड्राइड ऑक्साइड आपकी बनेगी। ये मैं आपको बताऊंगा एक बन कैसे रही है। ऐसा होता है, ये वैलेंसी का चक्कर होता है। अगर फर्स्ट ग्रुप की आप अगर जो वैलेंसी निकालेंगे, फर्स्ट ग्रुप की जो एलिमेंट है उनकी अगर वैलेंसी निकालेंगे तो आएगी 1 +1। अगर आप सेकंड ग्रुप की निकालेंगे तो आएगी +2। अगर थर्ड ग्रुप की निकालेंगे आप तो +3 एंड फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स जितने भी उनकी अगर आप वैलेंसी निकालेंगे तो आएगी +4। और अगर आप फोर्थ से आगे चले जाएंगे तो क्या करते हैं हम, फोर्थ ग्रुप के बाद हम जैसे आगे जाते हैं तो उसको वैलेंसी को हम 8 में से माइनस करते हैं, तब हम वो निकालते हैं वैलेंसी। तो इसकी वैलेंसी जब आप 8 में से 5 माइनस करेंगे तो कितनी आएगी, 3 -3। इसकी वैलेंसी 3, इसकी वैलेंसी 2 एंड इसकी वैलेंसी 1 अगेन, ये ऐसे वैलेंसी इनकी आएंगी। तो आप देख सकते हैं कि वैलेंसी, तो आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा कि अगर किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं तो आपने शायद सीखा हो कि वैलेंसी एक दूसरे पे ट्रांसफर हो जाती हैं। जैसे हमको पता है कि ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में आ रहा है, ऑक्सीजन आपके 6th ग्रुप में आ रहा है। 6th ग्रुप की जो मैंने वैलेंसी बताई वो 2 थी, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी थी, 2 थी। और अगर मैं कोई एलिमेंट ले लूँ, जैसे रिएक्शन करानी है मुझे मान लो नाइट्रोजन से, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी दे रखी है, 3। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि इनकी वैलेंसी आपस में एक्सचेंज हो जाती थी, तब कंपाउंड बनता था। तो क्या बनेगा कंपाउंड, N2O3, ये इस टाइप की आपकी ऑक्साइड बनेगी। तो आप ऐसे ही आप जब हाइड्राइड्स निकालेंगे तो हाइड्राइड की जो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो होती है 1। तो ऐसे ही अगर आपको एक्सचेंज करके निकालेंगे तो आपको सब जो हाइड्राइड एंड ऑक्साइड की जो वैलेंसी और उसको आप समझ पाएंगे कि ऐसे हाइड्राइड कौन सा एलिमेंट किस टाइप की हाइड्राइड बना रहा है और किस टाइप की ऑक्साइड बना रहा है। तो इस बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट, ध्यान से सुनना, जो एलिमेंट सेम टाइप की हाइड्राइड और सेम टाइप की ऑक्साइड बनाते हैं, जो एलिमेंट्स सेम टाइप की ऑक्साइड और सेम टाइप की हाइड्राइड बनाएंगे, उनको इन्होंने एक ग्रुप में रख दिया कि हाँ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। कैसे बता दिया इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं वो सेम टाइप की ऑक्साइड और सेम टाइप की हाइड्राइड बनाएंगे। उसी तरह अगर आप किसी भी ग्रुप में जाके देखेंगे तो उस ग्रुप में, उस पर्टिकुलर ग्रुप में जो हाइड्राइड और ऑक्साइड बनेंगी वो बिल्कुल एक दूसरे की सेम बनेंगी। किसी भी आप एक ग्रुप में चले जाइए तो उसकी जो हाइड्राइड और ऑक्साइड है वो आपस में सेम बनेगी। तो इस बेसिस पे इन्होंने इनको क्लासिफाई किया था। तो
ये इनका पूरा लॉ था और मैंने आपको पूरा समझा दिया। लेकिन उस टाइम पे भी इतना मतलब क्लासीफाई करना बहुत बड़ा आपस में खुद में एक रिवॉल्यूशन टाइप का था। तो जब इन्होंने इतना क्लासीफाई कर दिया उसके बाद इनकी जो आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है फिलहाल, तो आजकल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमियां रही होंगी। समझ रहे हैं आप कि अगर कमियां नहीं होती तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हमें नीड नहीं होती। तो इसमें जो कमियां थी उसको भी हम डिस्कस करेंगे और इनकी जो अचीवमेंट्स थे उनको भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो निकालेंगे तो आपको सब जो हाइड्राइड एंड ऑक्साइड की जो बैलेंसी और उसको आप समझ पाएंगे कैसे हाइड्राइड कौन सा एलिमेंट किस टाइप की हाइड्राइड बना रहा है और किस टाइप की ऑक्साइड बना रहा है। तो इस बेसिस पे उन्होंने क्या किया कि जो एलिमेंट, ध्यान से सुनना, जो एलिमेंट सेम टाइप की हाइड्राइड और सेम टाइप की ऑक्साइड बनाते हैं, जो एलिमेंट्स सेम टाइप की ऑक्साइड और सेम टाइप की हाइड्राइड बनाएंगे उनको इन्होंने एक ग्रुप में रख दिया कि हाँ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। कैसे बता दिया इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टी सेम है? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं वो सेम टाइप की ऑक्साइड और सेम टाइप की हाइड्राइड बनाएंगे। उसी तरह अगर आप किसी भी ग्रुप में जाके देखेंगे तो उस ग्रुप में, उस पर्टिकुलर ग्रुप में जो हाइड्राइड और ऑक्साइड बनेंगी वो बिल्कुल एक दूसरे की सेम बनेंगी। किसी भी आप एक ग्रुप में चले जाइए तो उसकी जो हाइड्राइड और ऑक्साइड है वो आपस में सेम बनेगी। तो इस बेसिस पे इन्होंने इनको क्लासिफाई किया था। तो ये इनका पूरा लॉ था और मैंने आपको पूरा समझा दिया। लेकिन उस टाइम पे भी इतना मतलब क्लासिफाई करना बहुत बड़ा आपस में खुद में एक रिवॉल्यूशन टाइप का था। तो जब इन्होंने इतना क्लासिफाई कर दिया उसके बाद इनकी जो आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है फिलहाल, तो आजकल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमियां रही होंगी। समझ रहे हैं आप कि अगर कमियां नहीं होती तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हमें नीड नहीं होती। तो इसमें जो कमियां थी उसको भी हम डिस्कस करेंगे और इनकी जो अचीवमेंट्स थे उनको भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इनको अचीवमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इनके अचीवमेंट्स क्या थे? तो हम अब डिस्कस करने वाले हैं मंडलीफ की अचीवमेंट्स के बारे में। तो पहले इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट आप देखेंगे कि मैंने पीरियोडिक टेबल में 3 गैप छोड़ रखे हैं। इनके बारे में मैंने आपको कुछ अभी बताया नहीं। जो जब मैं आपको इनके एलिमेंट्स की ऑक्साइड और हाइड्राइड बताता हूं मैंने इसको स्किप कर दिया था इन गैप्स को। ये क्या है? ये स्किप गैप्स है क्या? तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मंडलीफ की। क्या अचीवमेंट है कि उस टाइम पे इन्होंने 3 एलिमेंट्स ऐसे थे जो उस टाइम तक डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन इन्होंने पहले ही उन 3 एलिमेंट्स के बारे में प्रिडिक्ट कर दिया था। क्या प्रिडिक्ट कर दिया था? कि इनकी पोजीशन, इनकी एटॉमिक मास एंड इनकी प्रॉपर्टीज किस चीज से सिमिलर होंगी। समझ पा रहे हैं आप? इन्होंने 3 एलिमेंट्स, बड़ी पहली अचीवमेंट ये थी कि इन्होंने जो 3 एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे तब तक टिल देन, तो उनको पहले से इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था। तो वो क्या एलिमेंट्स थे? इन्होंने उस टाइम इनको नेम नहीं दिया था। नेम तो बाद में जब ये मतलब थे नहीं तब इन्होंने, जब इनकी खोज हुई एलिमेंट्स की, मैंने बताया ना कि इन्होंने उनको तभी क्लासिफाई कर दिया था जब एलिमेंट्स की खोज भी नहीं हुई थी, रिसर्च भी नहीं हुई थी। लेकिन इन्होंने बाद में इनको मतलब पहले उस टाइम क्या नाम दिया था? उस टाइम इन्होंने इनको एका से रिप्रेजेंट किया था। एका मतलब संस्कृत का वर्ड है ये 1। तो इन्होंने सिर्फ एका से नहीं कहा था, इन्होंने एलिमेंट्स को नाम दिया था एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। फर्दर इनको बाद में क्लासिफाई कर मतलब जब इनको इनकी डिस्कवरी हुई तो इनको फर्दर नेम दे दिया गया था। एका बोरोन को तो दे दिया गया था स्कैंडियम, एका एल्युमिनियम को बाद में नाम दे दिया गया था गैलियम एंड एका सिलिकॉन को नाम दे दिया गया था जर्मेनियम। इनको बाद में जब इनको डिस्कवरी हुई, इनको रिसर्च किया गया तो पहले तो इनका नाम एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन रख दिया गया था। लेकिन बाद में इनको फर्दर क्लासिफाई किया तो इनको एका बोरॉन का नाम स्कैंडियम, एका एल्यूमिनियम का नाम गैलियम एंड एका
सिलिकॉन का नाम सिलिकॉन का नाम जर्मेनियम रख दिया गया। तो फिर इनको कंप्लीट जब किया गया तो यहाँ पे इस पोजीशन पे आया था स्कैंडियम, इस पे आया था गैलियम एंड इस पे आया था जर्मेनियम। तो इनकी ये उस टाइम की बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब इस अचीवमेंट से हुआ क्या? इस अचीवमेंट से हमें ये प्रेडिक्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो एटॉमिक मासेस हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जैसे जो जिंक है, जिंक और जिंक के बाद ये तुम्हारी एएस है, उसमें बीच में जो 3 एलिमेंट्स इन्होंने क्लासीफाई मतलब डिस्कवर हुए थे बाद में। तो हमें पता चलता है कि कहीं इन एलिमेंट्स के बीच में 3 एलिमेंट निकले हैं। तो कहीं ना कहीं इन जो और भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं और भी और ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं। इससे इस चीज़ को हमारे को बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ावा मिला कि हाँ और रिसर्च की जाए तो और एलिमेंट्स मिलेंगे। तो उस टाइम की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी कि बिना 3 एलिमेंट्स के जाने इन्होंने 3 एलिमेंट्स को पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था और उनके लिए अपनी पीरियोडिक टेबल में पहले सी जगह छोड़ दी थी। तो ये इनकी पहला सबसे बहुत बड़ा अचीवमेंट था। दूसरा अचीवमेंट क्या था कि उस टाइम तक नोबल गैस, जो उस टाइम तक नोबल गैसेस थी वो डिस्कवर नहीं हुई थी। मैंने बोला कि उस टाइम तक नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद नोबल गैसेस का डिस्कवरी हुई। तो जब नोबल गैसेस को डिस्कवर किया गया उसके बाद इनकी पीरियोडिक टेबल में बिना कुछ चेंज किए गए, इनकी पीरियोडिक टेबल में बिना कुछ चेंज किए उन जो नोबल गैसेस थी उनको फिक्स एक सेपरेट ग्रुप में अलग से रख दिया गया। क्योंकि ये उस टाइम तक इसलिए डिस्कवर नहीं हुई थी क्योंकि उस टाइम मतलब नोबल गैसेस जो होती हैं वो बहुत मतलब ट्रेसेस में पाई जाती हैं, ट्रेसेस में मतलब बहुत ही कम अमाउंट में पाई जाती हैं और ये रिएक्ट भी नहीं करती हैं। तो उस टाइम तक इसलिए इनकी रिसर्च नहीं हुई थी। लेकिन बाद में जब इनकी रिसर्च हुई तो इनको एक सेपरेट ग्रुप, जैसे जो 8 ग्रुप है उसमें से एक सेपरेट ग्रुप बनाया गया और बिना कुछ डिस्टर्ब किए इस पीरियोडिक टेबल में उनको रख दिया गया। तो ये 2 बहुत बड़ी अचीवमेंट्स थी मंडलीफ की अपनी पीरियोडिक टेबल को क्लासीफाई करने में। और इनकी एक और मतलब एक अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट ये थी कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स को जो ऑर्डर था वो आपस में चेंज कर दिया था। ये इनकी एक डिमेरिट भी होती है लेकिन एक अचीवमेंट इसलिए है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच कराने के लिए इन्होंने उनका जो ऑर्डर था वो रिवर्स कर दिया था। मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास की जगह पे इन्होंने डिक्रीजिंग कर दिया था। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो कोबाल्ट और निकल, जब आप पीरियोडिक टेबल अपनी में देखना तो कोबाल्ट और निकल में आप देखना उनका जो कोबाल्ट का जो एटॉमिक मास है वो 58.93 है और निकल का जो एटॉमिक मास है वो 58.71 है। अगर जो उन्होंने क्लासिफाई किया था ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ देयर एटॉमिक मास वे उसके हिसाब से क्या होना चाहिए कि निकल पहले आना चाहिए उसके बाद कोबाल्ट आना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया था, निकल को पहले रख दिया और नहीं निकल को पहले आना चाहिए था सॉरी, लेकिन इन्होंने कोबाल्ट को पहले रख दिया और निकल को बाद में रखा। तो इनकी ये एक बहुत बड़ी मतलब लिमिटेशन भी थी लेकिन अचीवमेंट भी ये थी, इन्होंने प्रॉपर्टीज को सेम सिमिलर कर दिया था। अब इनकी जब फेल हुई, इनका जब फेलियर हुआ तो फेलियर होने के लिए ये तो इनकी अचीवमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि इनकी ये बहुत बड़ी 2 अचीवमेंट्स थी। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ मंडलीफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन तो आपको जस्ट लिख के आना है। पहला तो मैंने बताया था कि प्री डिफाइंड एलिमेंट्स के बारे में इन्होंने जब जो रिसर्च नहीं हुई थी एलिमेंट्स की, उन्होंने पहले ही कुछ एलिमेंट्स को डिफाइन कर दिया था कि हाँ ये एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं और इनकी पोजीशन जो ए का बोरोन, ए का सिलिकॉन एंड ए का एल्युमिनियम के बारे में इन्होंने बता दिया था, इनकी पोजीशन भी बता दी थी। फिर दूसरा ये कि नोबल गैसेस की उस टाइम तक डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन जब नोबल गैस की डिस्कवरी हुई तो उनको एक सेपरेट ग्रुप में बिना कुछ इस पीरियोडिक टेबल में डिस्टर्ब करे उनको सेट कर दिया गया। तो इनकी ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं लिमिटेशन के बारे में। लिमिटेशंस, जब इनकी जो आज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई है तो उसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें लिमिटेशन होंगी। तो पहली बहुत बड़ी लिमिटेशन ये थी, फर्स्ट लिमिटेशन, पहली लिमिटेशन ये थी कि हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर पे रखना है आपको। अगर आप हाइड्रोजन को मतलब यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, पहला जो ग्रुप है तुम्हारा, जो पहला पीरियड है वो तो सेम ही रहेगा। तो जो अगर यहां से भी आप गिनोगे तो भी हाइड्रोजन को फर्स्ट पोजीशन मिलेगी। तो हुआ ये था कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज थी वो फर्स्ट ग्रुप से भी सिमिलर करती थी और जो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज थी वो
सेवंथ ग्रुप से भी जो सिमिलर होती हैं। मतलब जो एल्कली मेटल्स हैं, फर्स्ट ग्रुप वालों को एल्कली मेटल्स कहा जाता है, और जो हमारा सेवंथ ग्रुप है उनको हेलोजन फैमिली कहा जाता है। तो पहली इनकी लिमिटेशन ये थी कि हाइड्रोजन को कुछ जरूरी है इसमें रखा जाए, कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी कि हाँ इसमें रखा जाए या तुम्हारे सेवंथ ग्रुप में रखा जाए, क्योंकि हाइड्रोजन की जो वैलेंसी होती है वो भी 1 होती है, और पोजीशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, अगर यहाँ से भी काउंट करेंगे तो वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ भी हम उसको रख सकते थे क्योंकि हाइड्रोजन का मास सबसे कम है। ठीक है, हमने मान लिया कि हाइड्रोजन का मास सबसे कम है, सबसे पहले आना चाहिए, बिल्कुल मान लिया। आप यहाँ रखेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी इसके सिमिलर है, ठीक है, और फर्स्ट पोजीशन मिल रही है, बिल्कुल सिमिलर, सही बात है। लेकिन अगर आप यहाँ रखेंगे और इसकी प्रॉपर्टी इससे भी सिमिलर है तो यहाँ पर भी तो आप रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नो फिक्स्ड पोजीशन टू हाइड्रोजन। जो हमारा हाइड्रोजन था उसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं थी, हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन नहीं दी थी उस टाइम इन्होंने, मंडलीफ ने। दूसरी बहुत बड़ी लिमिटेशन ये थी कि इन्होंने आइसोटोप्स के बारे में आपने सुना होगा। आइसोटोप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। आप समझ रहे, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है तो वो आइसोटोप। तो उन्होंने उस टाइम किसी भी एलिमेंट्स के, इन्होंने ये मान के चले थे कि कोई आइसोटोप्स नहीं है, क्योंकि उस टाइम डिस्कवरी नहीं हुई थी। लेकिन बाद में जब आइसोटोप्स की डिस्कवरी हुई तो आइसोटोप्स क्या है, उनके मासेस जो होते हैं वो आपस में डिफरेंट होते हैं। तो उनके हिसाब से हाइड्रोजन के जो आपने तीन सुने होंगे, जो 3 आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, जो ड्यूटेरियम और ट्यूटेरियम होते हैं, उनका जो एटॉमिक मास होता है आपस में अलग अलग होता है। आपको पता है उस एक का 1, इसका हाइड्रोजन का जो नॉर्मल हाइड्रोजन उसका 1 होता है, फिर ड्यूटेरियम होता है उसका 2 होता है, और जो ट्रिटियम होता है उसका 3 होता है। तो उनको इस हिसाब से पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए, हाइड्रोजन 1 एंड ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। तो इस हिसाब से उनको क्लासीफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता, क्योंकि और भी ऐसे एलिमेंट हैं जिनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, नहीं जो सॉरी जिसके आइसोटोप्स होते हैं, उनके जो मास होते हैं उनके डिफरेंट होते हैं। सबके एलिमेंट्स के ऐसे आइसोटोप्स होंगे तो उनको क्लासीफाई, उनको रखना, पोजीशन देना बहुत बड़ा डिफिकल्ट टास्क बन जाएगा। तो इनकी दूसरी बहुत बड़ी लिमिटेशन ये थी कि नो पोजीशन फॉर आइसोटोप्स, मतलब आइसोटोप्स को इन्होंने कोई पोजीशन नहीं दी थी, ना हम आइसोटोप्स के इनके हिसाब से हम क्लासीफाई कर पाते। तो इनकी ये बहुत बड़ी एक लिमिटेशन थी। तो आइसोटोप्स के बारे में बताना, इनकी ये आइसोटोप्स के बारे में न क्लासीफाई करना, आइसोटोप्स के बारे में न डिस्कस करना कुछ भी, ये इनकी दूसरी लिमिटेशन थी। तीसरी लिमिटेशन क्या थी? तीसरी लिमिटेशन थी कि जो एटॉमिक मास था, एटॉमिक मास, जैसा कि मैंने आपको निकेल और कोबाल्ट के बारे में बताया था अभी कि निकेल और कोबाल्ट का जो मास है आपस में ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो उसी प्रकार इन्होंने जो एटॉमिक मास को, जो मास जो इंक्रीज हो रहा था वो एक रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं हो रहा था। मास नॉट इंक्रीज इन रेगुलर मैनर, मतलब जो एटॉमिक मास था वो एक फिक्स्ड रेगुलर मैनर में जो इंक्रीज नहीं हो रहा था। मतलब ये है कि अगर किसी 2 एलिमेंट्स के बारे में अगर मैं देखूं तो किसी 2 एलिमेंट्स का जो मास था वो कोई एक यूनिट, हाँ फिक्स यूनिट से इंक्रीज नहीं हो रहा था। कि ये नहीं था कि लिथियम का जो मास है, मान लो मैंने लिथियम का मास है अगर 4, तो ये जरूरी नहीं है कि जो बेरिलियम का है वो उसके मतलब 1 यूनिट ज़्यादा होगा या 2 यूनिट ज़्यादा होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि हाँ सब एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास के बीच में डिफरेंस जो होगा वो 1 यूनिट का होगा, 2 यूनिट का होगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं था। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं था, इस वजह से मैंने अभी जैसे आपको बताया था कि बीच में और जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कवर करने की जो थी वो मिली साइंटिस्ट को कि हाँ और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो अब ये बताना बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था कि किसी भी 2 एलिमेंट्स के बारे में अब कितने एलिमेंट्स और हो सकते हैं, क्योंकि कोई फिक्स तो है नहीं है कि एटॉमिक मास ना तो तुम्हारा वो एक रेगुलर मैनर में है कि हाँ इस एक 1 यूनिट से बढ़ेगा, 2 यूनिट से बढ़ेगा, कोई मास तो ऐसा फिक्स नहीं है। तो ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता कि किन्हीं 2 एलिमेंट्स के बीच में कितने और एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं।
तो एटॉमिक मास डज नॉट इंक्रीज इन ए रेगुलर मैनर। तो ये इनकी 3 लिमिटेशंस थी। एग्जाम में आपके में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ मंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, तो आपको बस ये 3 लिमिटेशन लिख के आनी है। तो ये था पूरा जो भी सब कुछ मैंने आपको बताया था, ये था पूरा मंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो अब हम आगे डिस्कस करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं वो होगी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इनके फेलियर हो गया, उसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई उसमें क्या कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया और कैसे उनको क्लासिफाई किया गया, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए धन्यवाद।